जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BE-VAE-181 जो कि हमारा पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर नंबर 9 है, पर्यावरणीय प्रदूषण तथा संकट। ऑलरेडी हम 8 चैप्टर की वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इग्नो से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट चाहिए तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप सोल्ड असाइनमेंट की PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बेस्ट क्वालिटी होगी। इसको देखकर आप अपने असाइनमेंट बना सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर की थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट तथा जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं जितने इस चैप्टर के, वो देखेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर या बुक के बारे में नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस बुक के बारे में रीड कर सकते हैं। चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। आप आसानी से इसको देखकर अपना एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, संगमरमर के संरक्षण का क्या कारण है। जो संगमरमर है उसका डिके का क्या कारण है। तो अम्लीय वर्षा उसकी होती है, उसके कारण क्या है, संगमरमर खराब होता है। अगला है पेट्रोल और डीजल का अपूर्ण दहन देता है क्या जो पेट्रोल डीजल होगा वो पूरा नहीं जलेगा तो क्या उत्पन्न करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये इसका राइट आंसर होगा। पोल्यूशन शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो लैटिन भाषा से लिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CO। CO2 का क्या असर होता है। तो पृथ्वी के ताप में बढ़ोतरी करता है, हरित गैस प्रभाव करता है, दोनों C। ये इसका राइट आंसर है, इसमें से कोई नहीं। अम्लीय वर्षा का कारण कौन सी गैस होती है। तो CO2, SO2, NO2 और इसमें से कोई नहीं। तो ये इसने थोड़ा अजीब लिख रखा है, आपको सही कैसे लिखा मिलेगा, CO2, SO2, NO2, इस प्रकार ये आपको केमिकल फॉर्मूले लिखे मिलेंगे। तो इसका जो अम्लीय वर्षा का कारण कौन सा होता है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण बचाव नियंत्रण कानून कब पारित किया था। तो सन 1981 में। वाहनों से निकलने वाली गंदी गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण को कैसे घटाया जा सकता है, सूर्य प्रकाश द्वारा, वृक्षों द्वारा, पानी से, इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ पौधे लगाकर प्रदूषण को घटाया जा सकता है। CNG का पूरा नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये इसका पूरी कंप्लीट फुल फॉर्म है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दफ्तर कहाँ स्थित है। तो इसका है दिल्ली में। मिनी माता रोग किस वजह से होता है। तो पारा की वजह से। इसका केमिकल फॉर्मूला है Hg। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 11 MCQ थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए थे। जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है जो आ सकते हैं वो 39 मैंने करवा रखे हैं, जो वीडियो के चैप्टर थ्योरी के बाद देखेंगे हम। अब देखते हैं इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी जो बिल्कुल ईजी है। वायु प्रदूषण या प्रदूषण है वो तो बहुत ईजी है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। जो थोड़ा टफ है वो है पहला दूसरा चैप्टर, इसके बाद सारे चैप्टर बिल्कुल आसान है। और ये ऐसे देखें तो पूरी बुक ही बिल्कुल आसान है। तो पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में जानेंगे। इसका पहला है वायु प्रदूषण कि किस कारण होता है, इसके क्या प्रभाव हैं और इसके क्या उपाय कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। तो शुद्ध व साफ वायु में पर्यावरण का एक हिस्सा बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के जीवन के लिए यह बहुत उपयोगी है, मतलब साफ हवा में सांस लेना और साफ हवा का मनुष्य जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। वायु या हवा की गुणवत्ता में आए जो खराबी आई है, वायु जो साफ हवा में विकार आए हैं, तो उसको जो जीवन के लिए नुकसानदायक हो उसे क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण। तो साफ हवा में ऐसे पदार्थों का मिल जाना जिसके कारण साफ हवा खराब हो जाए और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उसे क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण बोलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु में अवांछनीय पदार्थों की वह मात्रा जो मनुष्य और उसके पर्यावरण को प्रभावित करती है उसे प्रदूषण कहते हैं। मनुष्य एक दिन में 22,000 बार सांस लेता है। इससे करीब 16 किलोग्राम वायु शरीर में ले जाता है। तो टोटल 22,000 बार सांस लेता है, 16 किलोग्राम सांस लेने के लिए उपयोग करता है। लेकिन आज के समय में जिस वायु में हम ग्रहण कर रहे हैं वो धूलकण और जहरीली गैसों से प्रदूषित है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज के दिन NCR रीजन है, जो हमारी नेशनल कैपिटल रीजन है, और जो दिल्ली है उसमें AQI 500+ चल रहा है। तो वहाँ इतना बुरा हाल है कि विजिबिलिटी भी नहीं है, आप रात को तारे नहीं देख सकते, आप दिन में साफ हवा में सांस नहीं ले सकते। इसलिए साफ हवा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राकृतिक पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान NEERI नागपुर के अनुसार बड़े शहरों मेट्रोपोलियन सिटी की हवा में सांस लेना दिन में 10 से 20 सिगरेट पीने के बराबर है। अगर आप वहाँ
जैसे दिल्ली में रह रहे हैं, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, अगर कोई धूम्रपान नहीं कर रहा है, फिर भी आप दिन की 10 से 20 सिगरेट पी रहे हैं। प्रदूषण के क्या कारण है? प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं और मानवीय कारण भी हो सकते हैं। प्राकृतिक कारण क्या होते हैं? जंगल की आग हो गई, ज्वालामुखी का फटना हो गया, हवा में परागकण, धूल का उठना इत्यादि हो गया। जो मानवीय कारण क्या है? औद्योगिकरण, यातायात के साधन, कृषि तकनीकी और जो इस प्रकार के कारण हैं वो मानवीय कारण है। वायु प्रदूषकों का वनस्पति और प्राणियों पर असर। विश्व में 1.3 अरब शहरी आबादी वायु प्रदूषण से प्रभावित है। मनुष्य के रक्षा तंत्र ने कई प्रदूषकों से बचने के उपाय ढूंढ लिए हैं, लेकिन बहुत सारे प्रदूषक अब भी हमारी रक्षा प्रणाली की पकड़ से बाहर हैं। गंभीर बीमारियां जो पैदा करते हैं। मुख्य वायु प्रदूषक और उनके प्रभाव कौन कौन से हैं? पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु के कुल प्रदूषकों का 50% कार्बन मोनोऑक्साइड है। जो टोटल प्रदूषक है उनका 50% कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यह जीवाश्म ईंधन के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। स्रोत: सिगरेट का धुआं, वाहन, घरेलू कार्य, कृषि कार्य और कारखानों के जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न होता है। CO, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के? CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका केमिकल फॉर्मूला है, हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन से मिल जाती है। इसकी हीमोग्लोबिन से मिलने की ताकत ऑक्सीजन से 200 गुना ज़्यादा होती है। इससे क्या है? ऑक्सीजन जो ढोने की बाधाएं पैदा होती है, क्योंकि हमारे ब्लड खून में क्या है? ऑक्सीजन लेके कैरी करता है शरीर, हर जगह कोशिकाओं को खून देता है, तो उसमें क्या है? ऑक्सीजन को रोकता है और इसकी जगह क्या आता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है। इससे क्या होगा? सिर दर्द होगा, थकावट आएगी, अंधापन आ जाएगा, दृष्टिहीनता हो जाएगी और ज़्यादा मात्रा में इसका रक्त में मेल मृत्यु का कारण बन जाएगा। अगला है प्रदूषक। पौधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? समय से पहले बुढ़ापा आ जाएगा, पत्तों का मुरझाना, गिरना, जीवाणुओं की नाइट्रोजन स्थिरीकरण ताकत कम हो जाती है। अगला है प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक निश्चित मात्रा में जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन उससे अधिक मात्रा में प्रदूषक बन जाता है। इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा भूमंडलीय तापन के कारण बनती है, जिसके कारण क्या वैश्विक टेम्परेचर बढ़ता है। नज़र को प्रभावित करती है, अधिक मात्रा में थकान, सिर दर्द को बढ़ा देती है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। यह धातु की सफाई की प्रक्रिया से और जीवाश्म ईंधन के जलने से पैदा होती है और इसके क्या प्रभाव होते हैं? आँखें और श्वसन तंत्र पर बुरा प्रभाव डालती है, अस्थमा रोग का कारण बनती है। यह पौधों में पर्णहरितों का नुकसान और क्लोरोफिल को किस में बदल देती है? इसमें बदल देती है। अगला है पैदावार में कमी होती है, विकास दर में कमी होती है, पत्तियों के छोर और किनारों का जलना होता है। इससे क्या बनता है? फियोफाइटिन बनता है। किसके? जब पौधों में पर्णहित का नुकसान होता है और क्लोरोफिल होता है ना, जो क्लोरोफिल होता है उसको किस में बदलती है? फियोफाइटिन में बदलती है और अम्लीय वर्षा का कारण बनती है, जिससे क्या है? कीमती इमारतें को नुकसान होता है। सबसे बड़ा उदाहरण है आगरा का ताजमहल, इसके कारण इसका रंग फेड हो रहा है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड। यह वायुमंडल में विद्युतीय, प्रकाशीय, रासायनिक क्रियाओं से जीवाश्म ईंधन के उस तापमान में दहन से पैदा होते हैं। प्रमुख नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन से हैं? N2O, NO, NO2, N2O4, N2O5। इसके प्रभाव क्या है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रक्त की ऑक्सीजन में ले जाने की शक्ति को कम करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है करता है? NO आँखों में व श्वसन तंत्र को बुरा प्रभावित करती है और खांसी का कारण बनती है। पौधों में घाव, मुरझाना, पत्तियों का गिरना, अधिक मात्रा में पौधों की मृत्यु हो जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इसकी उत्पत्ति प्रोटीन पदार्थों के जैविक सड़न और कागजी मिलों, सीवेज, शोधक यंत्रों में होती है। इसके प्रभाव क्या हैं? कोशिकाओं में विष के रूप में काम करती है, जहर के रूप में काम करती है, नाड़ी तंत्र की कोशिकाओं को प्रभावित करती है, ऑक्सीजन वाहन को प्रभावित करती है। हाइड्रोकार्बन, यह जीवाश्म ईंधन के गाड़ियों, कारखानों और कृषि के अधूरे जलने से पैदा होते हैं। यह जलने का भी द्वारा भी किया जाता है। इसके प्रभाव क्या है? आँख, नाक, गले में जलन पैदा, अस्थमा रोग, पौधों की जीर्णता, पत्तियों का गिरना बढ़ता है। बेंजीन और वेंजिपायरिन कैंसर जनक तत्व इससे पैदा होते हैं। अवशिष्ट पदार्थ, इसमें क्या क्या? धुआं, राख, धूलकण, परागकण इत्यादि शामिल हैं। बैठने वाले अवशिष्ट पदार्थ जिनका आकार 10 माइक्रो UM से बड़ा होता है और निलंबित कणीय पदार्थ SPM जिसका आकार 10 माइक्रो यूनिट M से छोटा होता है। और SPM की 2 किस्में होती हैं। ये है, पहली है एरोसोल जिसका आकार 1 MEM से कम होता है। दूसरा है धूल ठोस कण जिसका आकार 1 MEM से ज़्यादा होता है। अगर तरल है तो उसे धुंध बोलते हैं। उद्योग, वाहन का धुआं, वायु संरक्षण, तूफान, परागकण इत्यादि इसके स्रोत हैं। इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? कपास उद्योग में उत्पन्न कपास कणों धूल के
न्यूमोकोनियोसिस यह फेफड़ों का रिसीकरण रोग कर सकते हैं। आंखों में जलन बढ़ जाती है, कैंसर की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, धूलकण पत्तियों पर गिर जाती है जिसके कारण उनकी छिद्र बंद हो जाते हैं और गैसों का आदान प्रदान बंद हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है पौधों में, यह जल वाष्प के सघनीकरण का केंद्र बनती है और धुआंसा पैदा करती है जिसे आजकल समोग बोलते हैं। समोग और समोग का कॉम्बिनेशन है स्मोग। प्रकाश के पथ को बाधित करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बहुत ही हानिकारक है, रेफ्रिजरेटर से, वातानुकूल यंत्र एसी से, जेट हवाई जहाज इत्यादि से निकलती है। यह ग्रीन हाउस हरित गैसों की श्रेणी में आती है। यह खाद्य श्रृंखला में सम्मिलित होकर मानव के जनन तंत्र को प्रभावित करती है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, ओजोन परत का नुकसान करती है और त्वचा में कैंसर का कारण बनती है। पौधों में क्लोरोसिस और लेक्रोसिस करती है। धुआंसा जिसे स्मोग बोलते हैं, धुएं और धुंध के कॉम्बिनेशन से बनती है। इसका प्रयोग सबसे पहले डैश वोक्स ने सन 1905 में किया था। यह दो किस्म का होता है, रासायनिक धुआंसा और प्रकाशीय रासायनिक। यह भूरे रंग का धुआंसा होता है जो धुएं, जल कण, जल वाष्प H2S SO2 के मेल से बनता है, और प्रकाशीय रासायनिक यह पीले भूरे रंग का होता है जो NO2 और हाइड्रोकार्बन की प्रकाशीय रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनता है। इस प्रक्रिया से द्वितीय श्रेणी के प्रदूषक जैसे कि पैन, ओजोन, एल्डिहाइड, फिनोल इत्यादि बनते हैं। तो NO2 प्रकाश की मौजूदगी में और पराबैंगनी किरणों के कारण NO और ऑक्सीजन में टूट जाती है। फिर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन का एक कंपाउंड और ऑक्सीजन दो कंपाउंड ओजोन परत का ओजोन का निर्माण करते हैं, O3 का, जिसे ओजोन लेयर में मौजूद होती है, 2 समताप मंडल में है। RHC हाइड्रोकार्बन जिसे O3 ओजोन के साथ मिलकर RCO2 और RCHO बनाते हैं, और CO2 और NO मिलकर RCO और NO2 बनाते हैं। RCO और NO2 और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, RCO NO2 और पैन बनाते हैं। और पैन क्या होता है, पर ऑक्सी एक्साइल नाइट्रेट बनाते हैं जो बहुत हानिकारक है। क्या है ये क्या है, ऑक्सी एक्साइल नाइट्रेट जिसे पैन बोलते हैं, आंखों की जलन और श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालता है, पौधों में उत्कों का नाश करता है, प्रकाश संश्लेषण में कमी लाता है, पौधों पर धब्बों का कारण बनता है। ओजोन 3 है, आंखों में अगर ये ऊपर बनती है जो पराबैंगनी किरणों से बचाती है तो ये अच्छी है। अगर ये नीचे बनती है तो आंखों में जलन होती है, खांसी, सिर दर्द और छाती में बेचैनी पैदा करती है। पौधों में उत्पादकता, प्रजनन वृद्धि को दुष्प्रभावित करती है और पत्तों का नाश करती है। कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, एल्डिहाइड्स और फिनोल, उसके बारे में जिक्र करेंगे। पेट, आंत और श्वसन नालिका में जलन पैदा करती है, त्वचा के कैंसर का कारण बनती है, पौधों के लिए विषैली होती है। सीसा लेड यह वाहनों के धुएं और बैक्टीरिया से पैदा होते हैं, बच्चों के दिमागी कोशिकाओं को नष्ट करता है, लाल रक्त कणिकाओं के विकास में बाधा डालता है, गर्भावस्था प्रजनन ताकत को प्रभावित करता है। इसी प्रकार पारा है, परागकण है, इसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है, नॉर्मल कॉमन फैक्टर है, क्या क्या करते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं। अगला है वायु प्रदूषण रोकने के उपाय। वनस्पति, खाली जगह पर पेड़ पौधे लगाओ, वाहनों, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करो, पर्सनल व्हीकल का कम से कम प्रयोग करो, और अगर व्हीकल का यूज़ कर रहे हो तो उसकी सर्विसिबिलिटी ध्यान से देखो। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल से चला रहे हो, उसकी सर्विस नहीं करवा रहे हो, काला धुआं फेंक रही है। अगला है उद्योग में क्या है, ऊंची ऊंची चिमनियों का प्रयोग करो ताकि जो उनके धूल कण वगैरह है भारी है वो चिमनी में बैठ जाएं, और जो धुआं, हानिकारक ऑक्सीजन, जो हानिकारक गैसें हैं वो ऊपर वायुमंडल में चली जाए। गुरुत्वाकर्षण शेल्टरिंग चैम्बर बनाए जाएं, और छिद्रित या थैलीनुमा फिल्टर का प्रयोग किया जाए, चुंबकीय संग्रहण का प्रयोग किया जाए, विद्युतीय तलछट का प्रयोग किया जाए, आदर्श संग्रह किया जाए, और केंद्रीय व राजकीय सरकारों को चाहिए कि जन जागरण अभियान चलाया जाए, जन को जागरूक किया जाए। अगर जन जागरूक हो गया तो आधा प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। अगला है जल प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके कारण, प्रभाव व उपाय का वर्णन करो। इसका आंसर देखते हैं। इस जल के रासायनिक, भौतिक व जैविक गुणों में अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवों पर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, जल प्रदूषण बोलते हैं। जल प्रदूषण के विभिन्न कारण क्या हैं, मल व अन्य कार्बनिक अपशिष्ट, साफ पानी में, स्वच्छ जल में मल व कार्बनिक अपशिष्ट का मिल जाना जल प्रदूषण का एक कारण है। इसमें देखते हैं, मल में जानवरों और मनुष्य का मल मूत्र, बुचड़खानों का कार्बनिक कचरा, खाद्य सामग्री, डिटर्जेंट इत्यादि शामिल हैं। मनुष्य के ठोस मल में उपस्थित व्यापक कार्बनिक पदार्थ जीवाणुओं के विकास के लिए उत्तम पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मल अगर यानी पानी के प्रवाह में
बिना किसी शोधन के और लोगों के इस्तेमाल में आ जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। भारत में बीमारियों का 66% और सभी मौतों का 33% का कारण जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं, जैसा कि हैजा, पीलिया, टाइफाइड और अन्य कारण हैं। तो आप इसका क्या है, जो मलमूत्र का कारण है, लेटेस्ट भोपाल इश्यू में देख सकते हैं। भोपाल में जो अभी 10 मौत हुई है उसमें क्या है कि एक पानी की पाइपलाइन थी जो घर में सप्लाई देती है, उसमें क्या है एक पुलिस थाने का टॉयलेट है, उससे लीकेज होकर वो साफ जल में मिल गया, जिससे क्या है 1500 से ज़्यादा लोग क्या हो गए, इससे प्रभावित हो गए, जिसमें 350-400 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, हॉस्पिटल में बिल्कुल ख़राब कंडीशन में है। उसमें से 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसमें से एक 8 या 10 माह के बच्चा भी है, जो क्या है, जो दूध पीता था उस दूध में थोड़ा पानी मिलाया गया घर वाला, ताकि बच्चे को बीमार ना हो, परंतु असली बीमारी के कारण वही जल बन। पानी की स्वच्छता को जैविक ऑक्सीजन मांग BOD द्वारा मापा जाता है। यदि BOD की मात्रा कम है तो पानी कम प्रदूषित है, यदि ज़्यादा BOD है तो मतलब पानी ज़्यादा प्रदूषित है, जिसमें अपघटक पानी में व्यापक कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन मांग रहे हैं। इसकी परिभाषा क्या है, जैविक ऑक्सीजन मांग यह ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो अपघटकों को 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के एक लिमिटेड तापमान है पर 5 दिन में अपघटन के लिए चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, जैविक ऑक्सीजन मांग बोलते हैं। मलीय पानी के प्रभाव क्या हैं, पानी का रंग बदल जाता है, पानी बदबूदार हो जाता है, गंदा हो जाता है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। भूतल जल बहाव, तो इसमें क्या है, यह पानी जमीन से बहकर विविध प्रकार के जल निकाय में पहुंच जाता है। इस पानी के साथ खेतों में प्रयोग उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक इत्यादि नदी के जल निकाय में पहुंच जाते हैं। इससे जल निकाय में खनिज पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिससे यह जल निकाय सुपोषण से पीड़ित हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन भी इसका इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे क्या है, भूतल जल बहाव के कारण प्रदूषण फैलता है। इसमें क्या हो गया, कोई भी किसान हो गया, मान लो कोई भी खेती करते हैं तो वो क्या करेंगे, अपने कीटनाशकों का छिड़काव करेंगे, उससे क्या है, नहर के द्वारा सिंचाई करेंगे, और वह जल क्या होगा, बाढ़ की स्थिति आएगी या जल भराव हो गया तो उसके कारण क्या है, वह जल लास्ट में जाकर साफ जल में मिल जाता है, नदियों में मिल जाता है, जिसके कारण क्या है, वो सारे रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक वो क्या है, सीधे जल में चले जाते हैं, और वो जल क्या है, लोग पीते हैं तो उनके शरीर में चले जाते हैं, इसलिए क्या है, जल प्रदूषण का कारण बनता है। सुपोषण, घरेलू कचरे, मल व खनिज पदार्थों के पानी में मिलने से पानी में खनिज पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है, खासतौर पर नाइट्रेट और फास्फोरस की, और ये पौधे की वृद्धि में बहुत सहायक होते हैं। इस तरह जल निकाय की उत्पादकता बहुत बढ़ जाती है और वो यूट्रोफिकेट या सुपोषण की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अतः यह सुपोषण की वो प्रक्रिया जिस द्वारा जल निकाय की उत्पादकता बहुत बढ़ जाती है। जलीय पादप की बेतहाशा वृद्धि पानी की सतह को ढक लेती है, इसे ब्लूम बोलते हैं। तो मतलब पानी की सतह को ढकना क्या होता है, पेड़ पौधों द्वारा ब्लूम बोलते हैं। चूंकि शैवाल मुख्य पादप होते हैं इसलिए इसे एल्गल ब्लूम भी कहते हैं, और यह शैवाल पानी के नीचे ही तल में जाने वाले सूर्य की किरणों का रास्ता रोक देते हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का बहुत बड़ा भाग इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे जल निकाय में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जल में रहने वाले जीवधारी प्राणियों और डूबे हुए वनस्पतियों की मौत हो जाती है। इसका उदाहरण क्या है, श्रीनगर की डल झील। रासायनिक जैवनाशक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, फफूंद नाशक इत्यादि जैवनाशक का बेतहाशा प्रयोग कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यह जैवनाशक खाद्य श्रृंखला में शामिल होकर कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। अगला है जैवनाशकों के वर्ग क्या हैं। क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक जैवनाशक, अकार्बनिक जैवनाशक। तो पहला है क्लोरिनेटेड, तो जैवनाशकों के वर्ग देखते हैं। इसमें देखेंगे क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन जैवनाशक, अकार्बनिक जैवनाशक, ये 3 प्रकार के जैवनाशकों के वर्ग हैं। क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन में देखेंगे, इसमें क्या है, DDT, जिसमें है डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राई क्लोरोइथेन। तो इसमें क्या है, एड्रेलिन, डाइल्ड्रिन इत्यादि आते हैं। जब क्या है, DDT का प्रयोग बहुत सारे देशों में प्रतिबंधित है, यह रसायन बहुत ज़्यादा विषैले होते हैं। कार्बनिक जैवनाशक, इस वर्ग में मेलाथियोन, TIPP इत्यादि हैं। यह भी बहुत विषैले रसायन है, लेकिन
क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन से यह बेहतर है क्योंकि ये विघटित हो जाते हैं। तो मतलब क्या है, कार्बनिक जैवनाशक क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन से थोड़ा कम हानिकारक है। अकार्बनिक जैवनाशक, इन रसायनों में आर्सेनिक और गंधक प्राय मिलते हैं। इसमें क्या है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। जैवनाशक प्राय क्या करते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए जीवधारियों के शरीर में जमा हो जाते हैं। इस क्रिया को जैव आवर्धन बोलते हैं या पारिस्थितिकी आवर्धन बोलते हैं। यह खाद्य श्रृंखला के पोषक स्तरों का क्रमशः जहरीले पदार्थों की वृद्धि व आवर्धन है। उदाहरण के लिए डीडीटी खेतों में पानी के बहाव के साथ जल निकाय में पहुंच जाती है, वहां से एक पोषक स्तर से दूसरे तीसरे अंतिम स्तर तक पहुंच जाती है। हर स्तर में इसकी मात्रा में वृद्धि होती रहती है। जैवनाशक क्या है, बहुत ज़्यादा विषैले होते हैं, पर्यावरण में लंबी अवधि तक बने रहते हैं। वह क्या करते हैं, वसा घुलनशील होते हैं, देर तक बने रहने के कारण क्या करते हैं, कैंसर के कारक बन जाते हैं। इसमें कौन सी कैंसर, ब्रेन हेमरेज और सेक्स हार्मोन हो गए, उनकी मात्रा को ये कम कर देते हैं। जिसके कारण क्या है, आजकल जो फर्टिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। कार्बनिक नाशकों के कारण पसीना, थकावट, उल्टी इत्यादि का कुप्रभाव देखने को मिलते हैं। जल जीवधारियों की लार्वल स्थिति को खत्म कर देते हैं। हरियाणा में क्या है, रासायनिक जैवनाशकों के उपयोग से गिद्ध जो पहले बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में पाए जाते थे, वो भी क्या दक्षिण हरियाणा में उसकी संख्या एकदम ना के बराबर हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गए हैं। पादपों का प्रभाव, ज़्यादा मात्रा में उपयोग होने पर यह रसायन पौधों में मुरझाने, पत्तियों के गिरने की अवस्था पैदा कर देते हैं। यह मिट्टी में जैवधारियों की माइकोहार्जिया को खत्म कर देते हैं। और इसमें देखते हैं आगे, ताप संयंत्रों से निकलने वाला गर्म पानी जल निकायों की वनस्पतियों और प्राणियों की तादाद को कम कर देता है। और ये क्यों कर देता है, क्योंकि जो गर्म जल होगा वो ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और तापीय प्रदूषण में ऑक्सीजन की कमी को कर देता है, जिससे पानी में रहने वाले पौधे मर जाते हैं। अगला है, ज़्यादा तापमान कम एंजाइम को ख़त्म कर देता है, कई एंजाइम जो बहुत सारे हैं, जिससे शरीर की कई क्रियाओं पर बुरा असर पड़ता है। औद्योगिक अपशिष्ट के बारे में जानेंगे। यह विभिन्न प्रकार के उद्योगों का कूड़ा करकट जो बिना किसी इलाज के जल निकाय में बहा दिया जाता है। भारत में तो इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, विदेशों में क्या है फिर भी इसका ट्रीटमेंट करके अगर पानी में डालना है तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट किया जाता है, साफ पानी को जल में उसमें नदियों में डाला जाता है। अपने पास जितने कारखाने, इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग है, लगभग वो नदियों के किनारे हैं। तो हर का क्या हाल है, जितने अपशिष्ट निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, डायरेक्ट नदी में छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि कंपनियों को उससे फ़ायदा हो रहा है। सरकार का भी उस तरफ से कोई ध्यान नहीं है। आप भारत में नदियों की हालत देख सकते हैं। गंगा जो हमारे कितनी पवित्र नदी है जिसको हम पूजते हैं, यमुना नदी होगी, इससे आप क्या है हाथ तक नहीं धो सकते, पीना तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। हर सरकार बोलती है कि इसको साफ़ किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा, इसके आधार पर लाखों करोड़ों हज़ारों करोड़ों का बजट खा लिया जाता है, लोग पैसे खा लेते हैं और आम जनता वैसी की वैसी रहती है परेशान। वो पानी वो इतना ख़राब हो जाता है, उससे इतनी बुरी स्मेल आती है, मतलब इतनी ख़राब कंडीशन है हमारे देश में। तो औद्योगिक अपशिष्ट बहुत ज़्यादा है, सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा कड़ा नियम उठाना पड़ेगा और अपनी जेबों को भरने के बजाय लोगों का भला देखना होगा, तभी देश का विकास हो सकता है, वरना संभव नहीं है। तो औद्योगिक अपशिष्ट में क्या आता है, पारा आता है। पारा बहुत जहरीला होता है, स्थिर है। यह CH3Hg मोनोमिथाइल और डाईमिथाइल मरकरी, जिसका केमिकल फार्मूला है CH3 2Hg में बदलकर पानी में मिल जाता है और खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन जाता है। इसके स्रोत कौन सा है, कोयले का दहन, बैटरी, रंग रोगन उद्योग, धातुओं का शुद्धिकरण इत्यादि। इससे क्या प्रभाव पड़ता है, मीनामाटा नामक बीमारी करता है। 1952 में जापान में यह बीमारी हुई थी, जिसमें मरीज के क्या है, होठ, बाजू और टांगे सुन्न हो जाते हैं, जिससे मरीज की मौत हो जाती है। प्रजनन को प्रभावित करता है। कैडमियम, ये इनके क्या है, प्रभाव हैं, स्रोत हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर अगला है सीसा, इसके भी देख लीजिएगा। क्रोमियम, तांबा, जस्ता, कोबाल्ट और अगला है तेल रिसाव। तो ये सारे क्या थे, औद्योगिक अपशिष्ट थे जिसके कारण पानी प्रदूषित होता था। अगला है तेल रिसाव। तेल, इसके स्रोत क्या है, तेल वाहक जहाज हो गए, तेल शोधक कारखाने हो गए, तेल के कुएं। इनके साफ जल में रिसाव के कारण क्या है, वो जल खराब हो जाता है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, पौधों की बढ़त को कम कर देता है, पानी के अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, समुद्री पक्षियों की मृत्यु का कारण बनता है, कोरल रीफ का नाश करता है। भूजल प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के रसायन, कचरा, उर्वरक, लवण
इत्यादि भूजल में पहुंचकर उसे दूषित करते हैं। इसके हैं नाइट्रेट और क्लोराइड, इसके मैक्सिमम कारण हैं भूजल प्रदूषण के। नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। यह पानी पीने के साथ शरीर में पहुंचकर हड्डियों में कमियां, नोगनी जैसी बीमारियों और दांतों की बीमारियां करता है, वो है क्लोराइड। व्यर्थ जल का उपचार, मल व उद्योगों के कचरे का किसी सीमा तक उपचार किया जा सकता है। तो इसमें है मल का उपचार क्या है, जो पानी में मल मिल रहा है उसका क्या उपचार किया जा सकता है, कितने स्टेप हैं उसके करने के। तो 3 तरीकों द्वारा किया जाता है। पहला है प्राथमिक उपचार, दूसरा द्वितीय उपचार, तीसरा तृतीय उपचार। तो प्राथमिक उपचार में क्या करते हैं वो देखेंगे। यह भौतिक विधि है, इसमें बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थ अलग किए जाते हैं, जिसमें छानना, छोटे टुकड़े करना, अवसादीकरण करना, तैराना आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय विधि में क्या करते हैं, इसमें कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा विघटन करवाया जाता है। इसकी 2 स्थिति होती हैं। कार्बनिक पदार्थ का अपघटन, इसमें क्या है ट्रिकलिंग, फिल्टर उपाय, एक्टिवेटेड सलज उपाय, ऑक्सीडेशन तालाब जिसमें जलकुंभी हो। तो जलकुंभी भी क्या है, जल को साफ करती है। अगला इसमें है कार्बनिक पदार्थ में क्लोरीकरण। तो क्लोरीकरण क्या करता है, पानी में क्लोरीन डालकर उसको साफ किया जाता है। तो तृतीय उपचार है। तृतीय उपचार में क्या है, यह पानी की पुनः चक्रण विधि है, इसमें तलछटीकरण। इस विधि में क्या है, फेरिक क्लोराइड, चूना, अल्स पानी में मिलाकर व्यर्थ पानी की गंदगी को नीचे बैठा दिया जाता है। इसमें फिल्ट्रेशन, एरेशन से पानी को आजाद किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण में क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसका नाम है फेमस, आज हर घर में यूज हो रहा है, आरओ। और हर घर में आजकल आरओ की जगह अब आगे आगे टाइम के साथ क्या है, एयर प्योरीफायर भी दिखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि आजकल वायु की कंडीशन भी इतनी खराब हो चुकी है कि शुद्ध हवा मिल नहीं रही है। की प्रक्रिया जल को सारे घुलनशील लवणों को मुक्त किया जाता है। तो सबसे शुद्धिकरण का उपाय क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। औद्योगिक कचरे का क्या उपाय है, तो जो सबसे ज्यादा विनाशकारी है औद्योगिक कचरा, उसके उपाय देखते हैं। तटस्थीकरण, अम्ल या सार उपयुक्त रसायनों के उदासीन बनाए जाते हैं। तलछटीकरण के कारण क्या है, भारी धातुओं को इलेक्ट्रोस्टैटिक पेरिसिपिटेशन से अलग किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, आयन विनिमय किया जाता है, विलोम प्रसारण किया जाता है, प्रकाशीय विघटन किया जाता है, जिससे क्या है औद्योगिक कचरे का उपचार किया जाता है। जल प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, जो जल स्रोत है उनके पास गंदे जल या पाइप के अन्य स्रोत नहीं होने चाहिए। मल की निकास प्रणाली को जल वितरण तंत्र से दूर रखना चाहिए। घर का कूड़ा पानी में न फेंके, औद्योगिक कचरा जल स्रोतों में न डालें। काई को जल की ऊपरी सतह से हटा दिया जाना चाहिए, ताकि उसकी ऊपरी सतह ना ढकी रहे और सूर्य की किरणें आती रहें और ऑक्सीजन की मात्रा नियमित रहे। जलकुंभी विषैले तत्वों को सोखती है, तो इसका उपयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले पादपों का प्रयोग करके कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम करें और अपशिष्ट प्रबंधन अपनाएं। जल से रोगाणु की मुक्ति के लिए क्लोरीन का उपयोग करें। धार्मिक आयोजन के दौरान पुष्प, पत्रों और अन्य वस्तुओं का जल में प्रवाह नहीं करना चाहिए। जैसे गणेश चतुर्थी हो गई या जो भी धार्मिक हो हमारा, इसमें क्या है आयोजन किया जाता है, तो उसमें क्या है हम अपनी मूर्तियां हैं वो नदी में बहा देते हैं, साफ जल में बहा देते हैं। उसमें वो केमिकल से बनती हैं, जिससे क्या पानी गंदा होता है। पत्ते डालते हैं, फूल डालते हैं, जिसके कारण अवरोध पैदा होता है, जिसके कारण पानी का ठहरा होता है और पानी गंदा होता है। तो हमें ये सीखना होगा, आस्था है आस्था रखो, पर ऐसा नहीं है कि आस्था गंगा नदी से है हम उसी को दूषित कर रहे हैं। तो कम से कम ऐसा है कि हम छठ पूजा कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो कम से कम हमारी नदी को तो साफ रखें, हम उसकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई गंगा की मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं, वो कल को गंदगी में वो पड़ी है वहाँ, उसको कोई देखने वाला नहीं है। और गणेश चतुर्थी पे तो सबने देख लिया भाई, हाँ मूर्ति बहा दी, अच्छा कर दिया, लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, पर उसके बाद उसकी स्थिति इतनी बदतर हो जाती है, उसकी गर्दन में मल फंसा रहता है और है वो मल में पड़ी रहती है। तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक चीज़ों को रखो पर एक नियमित स्तर तक, ऐसा नहीं कि इससे हमारे प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो खराब हों। जनता को जल प्रदूषण के विषय में सचेत करना चाहिए। तो ये सबसे मैं इफेक्टिव मानता हूँ, क्योंकि जनता सजग होगी तो प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। कानून बनाकर जल व्यवस्था पक्की करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय प्रदूषण के स्रोत, प्रभाव और उपचार के क्या विषय हैं। तो नाभिकीय प्रदूषण क्या है और नाभिकीय क्या है। नाभिकीय रेडियोधर्मी प्रदूषण एक विशेष प्रकार का जल, वायु, मृदा का भौतिक प्रदूषण है, जो रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा उत्सर्जित किरणों के कारण होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ यह वो पदार्थ है जो लगातार नाभिक के टूटने से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और गामा किरणें में बाहर निकलता है, इसका विघटन होता है। इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता बोलते हैं। विकिरण के स्रोत क्या हैं। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित।
जो बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें तथा पृथ्वी में मौजूद रेडियोधर्मी तत्वों से होने वाला उत्सर्जन है वो प्राकृतिक है। मानव रचित स्रोत में नाभिक के परीक्षण, परमाणु विद्युत केंद्र, उत्खनन, रेडियोधर्मी समस्थानिक इत्यादि शामिल है, वो मानव निर्मित है। जो नाभिक के विस्फोट होते हैं वो क्या है, नाभिक के धमाकों के दौरान अत्यधिक मात्रा में विकिरण और उसमें पैदा होती है जो जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाती है। रेडियोधर्मी तत्व धमाके के समय वायुमंडल में जो क्या है दूर दराज के क्षेत्र तक फैल जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, भूमि की सतह पर जम जाते हैं और वर्षा के जल के साथ धरती पर आ जाते हैं। धरती से यह भोजन श्रृंखला में शामिल होकर पेड़ पौधे प्राणियों के शरीर में पहुंच जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय भट्टी में रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से बिजली का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया में रेडियोधर्मी कचरा निकलता है। तो रेडियोधर्मी चिकित्सा प्रणाली क्या है, रेडियोधर्मी तत्वों का उपचार में प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर एक्सरे का व्याधियों में पता लगाने के लिए प्रयोग होता है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, नाभिकीय किरणों के हानिकारक असर का पहली बार सन 1909 में पता चला था। यह देखा गया कि जो लोग यूरेनियम की खानों में काम करते हैं उनमें बहुत सारे क्या है, कैंसर व त्वचा जलने के रोग से ग्रस्त थे। प्राय 2 प्रकार के विकिरणों, गैर आयनीकृत और आयनीकृत विकिरण का रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जन होता है और यह सजीव जीवों पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालते हैं। आयनीकृत विकिरण, इसमें क्या है, एक्स किरणें, अंतरिक्षीय किरणें, बीटा गामा किरणें निकलती हैं। यह कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। लघु अवधि में यह बाल नाखून को नष्ट कर देती है और रुधिर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। दीर्घकालीन अवधि में क्या करती है, आनुवंशिक संरचना को ही बदल देती है, इतनी ज़्यादा हानिकारक है। गैर आयनीकृत विकिरण जैसे कि पैराबैंगनी किरणें कोरोनिया की कोशिकाओं को नष्ट करके अंधापन पैदा करती है। त्वचा का कैंसर भी पैराबैंगनी किरणों के प्रभाव से होता है। त्वचा की अन्य बीमारियों से जुड़े जैसे जीरोडेर्मा, पिगमेंटेशम और भी इन किरणों के प्रभावों का दुष्परिणाम है। यह गुणसूत्रों व डीएनए को प्रभावित करके आनुवंशिक परिवर्तन उत्पन्न कर देती है। तो क्या है कि जरूरी नहीं है कि रेडियोधर्मी तत्वों से हो, जैसे हमारे क्या है वातावरण से, जो आसमान से सूर्य किरणों से पैराबैंगनी किरणें आती हैं, उन्हें क्या है ओजोन परत है वो इनको रोक देती है। परंतु हमने इतना प्रदूषण फैला दिया है, इतनी जहरीली गैसें हो गई, ओजोन परत का विनाश हो रहा है, उसमें एक होल बन रहा है, उसमें क्या है डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, वो हमारी स्क्रीन पर टकरा रही है, उसके कारण क्या है चर्म रोग हो रहे हैं, त्वचा के कैंसर हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है और ये आंखों में अंधेपन का कारण बनती है। और अगर ये लंबे टाइम तक चलता रहे तो ये क्या होगा, जो हमारा डीएनए है उस तक को प्रभावित कर देती है, जो आने वाली पीढ़ियों में क्या है आनुवंशिक परिवर्तन तक कर देती है। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं, जो नाभिकीय परीक्षणों विस्फोटकों द्वारा वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे भूमंडल पर बैठ जाते हैं, वनस्पतियों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर वो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। और बाद में इसके कारण क्या है, ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं हैं जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको नष्ट कर देते हैं और बाद में नपुंसकता का कारण बनते हैं। तो नपुंसकता आ गई इंसान में, वाइट ब्लड सेल खत्म हो गई, जो क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक मुख्य है, हमारा वाल की तरह काम करती है, वो नष्ट होगी, तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है ये क्या है रेडियोधर्मी क्या है, कैल्शियम की जगह हड्डियों में पहुंचकर हड्डियों को कैंसर का कारण बनती है। रेडियोधर्मी विकिरण का सबसे भयंकर पहलू क्या है, दीर्घकालीन प्रभाव जो मनुष्य के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। नाभिकीय प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे करें, नाभिकीय संयंत्रों प्रयोगशालाओं से होने वाला रिसाव और रेडियोधर्मी ईंधन का प्रयोग बंद होना चाहिए। जो मतलब परीक्षण हो रहा ना उस पर कंट्रोल करो, बाहर उसका क्या है रिसाव नहीं होना चाहिए। रेडियोधर्मी कचरे को सुरक्षित तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए। जो क्या एक्सपेरिमेंट के बाद और जो बिजली बनाने के बाद संयंत्रों से जो कचरा निकलता है उसको हमें ठिकाने लगाने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए, प्रभावित तरीके से करना चाहिए। नाभिकीय विस्फोट परीक्षण हथियारों पर पाबंदी होनी चाहिए। आजकल क्या है बहुत सारे देशों के पास क्या है नाभिकीय जो क्या है न्यूक्लियर वेपन है, तो उनको क्या प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर ये नहीं है कि एक जगह टारगेट कर दिया वहाँ, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एरिया में एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और क्या है बहुत सारे वर्षों तक, हजारों सालों तक उसका प्रभाव रहता है। वहाँ पर धरती जमीन भूमि खराब हो जाती है, वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। रेडियोधर्मी कचरे को ठिकाने का नियमित तौर पर जांच होना चाहिए ताकि कोई रिसाव न हो सके। नाभिकीय दुर्घटना के प्रति सतर्क रहना चाहिए, वे सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाकर कड़ाई से पालन करना चाहिए। वायु प्रदूषण की प्रसिद्ध दुर्घटनाएं बताओ। तो इसमें क्या है जो पास्ट में हमारे भारत में दुर्घटनाएं घटी है और जो विश्व में घटी है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या दुर्घटना घटी है, उनसे हमें क्या सीखने को मिला है। भोपाल गैस त्रासदी भारत में हुई थी, भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यह बहुत ही ज़्यादा डरावनी दुर्घटना थी।
यूनियन कार्बाइड के उर्वरक संयंत्र में यह हादसा हुआ। इस हादसे में क्या निकला, मिथाइल आइसोनेट निकला, MIC। इस गैस का रिसाव हो गया। तो ये क्या रात के टाइम हुआ था। इस रिसाव के कारण जो 40 किलोमीटर का एरिया है ना, वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, जिसमें क्या है 10,000 लोगों की इस दुर्घटना में मौत ही हो गई थी। और कितने 65,000 लोग, जिससे क्या है बहुत सारे अंधे हो गए, आंखों की बीमारी हो गई, किसी को सांस का रोग हो गया, किसी को आंत का रोग हो गया, मतलब बहुत सारी बीमारियां लग गई। और इस त्रासदी में 2,000 लोग तो अंधे हो गए, 10,000 मर गए और 65,000 लोग बीमार हो गए। तो ये क्या है, इससे क्या सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा कंट्रोल जरूरी है। कोई गैस रिसा हुआ, उस पर कोई नियंत्रण नहीं किया गया, हाथों हाथ उसके मालिक को भगा दिया गया। मतलब कोई भी पार्टी हो, कोई भी कुछ हो, कहीं भी देखने को मिलेगा, वो आम जनता का कोई नहीं देखता, किसी ने नहीं देखा। वह 10,000 पब्लिक मर गई यहाँ, इतनी भयानक त्रासदी हुई है। जो इसका जिम्मेवार है उसको पकड़ा जाए, परंतु नहीं, हमारी सरकार ने क्या किया, उसको भगाने का काम किया। तो ये बहुत ज़्यादा जहरीली गैस थी। इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोनेट का इसमें रिसाव हुआ था। चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा, यह मानव इतिहास में हुई भयंकर आणविक दुर्घटनाओं में से एक है, जो 26 अप्रैल 1986 में चेरनोबिल यूक्रेन में हुई थी। कुछ तकनीकी कमियों के चलते परमाणु संयंत्र, जो कि मरम्मत के लिए बंद किया गया था, इसमें बहुत ही भयंकर विस्फोट हो गया था। इसका विस्फोट इतना खतरनाक था क्योंकि जो इस संयंत्र में लगी 1,000 टन, बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है, स्टील की क्या थी, उड़ गई। ठीक है, करीब 2,000 लोग इसमें मारे गए थे और 5,76,000 लोग इसमें जो रेडिएशन निकली थी ना, उसके प्रदूषण का शिकार हो गए। और करीब 60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इस पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा था। स्रोत के आधार पर प्रदूषकों के प्रकार बताइए। तो इसमें क्या है, औद्योगिक प्रदूषक, कृषिगत प्रदूषक, जैविक, वाहनों से निकलने वाला धुआं, घरेलू, खनिज, नाभिकीय और प्राकृतिक प्रदूषक शामिल हैं। शुद्ध अवस्था में वायुमंडल में विभिन्न गैसों का आयतन बताइए कि हमारे वायुमंडल में कितने कितने गैसों का परसेंटेज कितना है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, ऑर्गन 0.94, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, हाइड्रोजन 0.01, नियोन, हीलियम, क्रिप्टोन, जिनोन और ओजोन आदि गैसें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। गैसों के अनुपात में अगर थोड़ा सा परिवर्तन होगा तो वो हमारे वायुमंडल पर बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रभाव डालता है। भौगोलिक विस्तार के आधार पर प्रदूषकों के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो जो भौगोलिक विस्तार के आधार पर कितने हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला है स्थानीय प्रदूषण, इसमें जैसे गली मोहल्ले गांव नगर का हो गया। दूसरा है राष्ट्रीय प्रदूषण, नदी झीलों और समुद्रों का प्रदूषण हो गया। अगला है वैश्विक प्रदूषण, जिसमें क्या है ओजोन परत का छिनना, ग्रीन हाउस इफेक्ट और महासागरों का दूषित होना, वायुमंडल का प्रदूषित होना इसमें शामिल है। दृश्य अदृश्य प्रदूषण क्या होते हैं। दृश्य प्रदूषण हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, कचरा, मलमूत्र, लेकिन अदृश्य प्रदूषण हमें पता नहीं लगता। भूमंडलीय तापमान बढ़ गया, ओजोन परत हो गई, उसका क्षरण हो गया, और अदृश्य प्रदूषण के उदाहरण हैं। वायु प्रदूषण करने वाले प्रमुख उद्योगों व उनसे उत्सर्जित वायु प्रदूषकों के नाम बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं उद्योगों के नाम बताऊंगा और उनसे उत्सर्जित जो वायु प्रदूषक वो निकलते हैं उनका जिक्र करेंगे। एल्यूमिनियम अयस्क संयंत्र से, उद्योग से कौन सा निकलता है, फ्लोराइड्स कण। कास्टिक व क्लोरीन संयंत्र से क्लोरीन। लो मिश्रण संयंत्र से कण। लो इस्पात फाउंड्री से धुआं कण। चूना संयंत्र से कण कार्बन। अली समेल्टर से सल्फर ऑक्साइड और कण विभिन्न धातु। तेल शोधनशाला से हाइड्रोकार्बन, दुर्गंधक कण, धुआं, सल्फर ऑक्साइड इत्यादि निकलते हैं। फास्फेट उर्वरक संयंत्र, अमोनिया, फ्लोराइड कण इत्यादि निकलते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट कण, सल्फर यौगिक। इस्पात मिल में कौन से निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया, फ्लोराइड कण और धुआं इत्यादि निकलते हैं। जो घरों में हो रहे प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, भोजन बनाएंगे तो उसके लिए क्या है, घर की रसोई में क्या क्या जलाएंगे, उपले जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे। जो गैस है उनसे भी निकलता है, मिट्टी का तेल है उससे उसका उपयोग करते हैं। जो उन ईंधन है वो पूरी तरह नहीं जलेगा तो क्या निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। और ईंधन के जलने से जो धुआं उठता है, काली में उठती है और राख, उससे प्रदूषण होता है। सिगरेट का धुआं होता है, वो घर में रखे फ्रिज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है जो वातावरण को नुकसान पहुंचाती है। और जहरीली गैसों का प्रसार वायुमंडल में होता रहता है। वायु को प्रदूषित करने वाले गैसीय कणीय और जैविक प्रदूषकों का उल्लेख कीजिए। तो गैसीय प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, धुंध, स्मोग, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, नाइट्रोजन क्या है ऑक्साइड, क्लोरीन, ओजोन, हाइड्रोकार्बन इत्यादि गैसीय प्रदूषक हैं।
तो अब बात आती है कणीय तत्व प्रदूषक कौन से होते हैं। कोयला, लोहा, शीशा, कांच, सिरेमिक, एस्बेस्टस, आर्सेनिक, क्रोमियम, तांबा इत्यादि क्या हैं, कणीय तत्व प्रदूषक हैं। अगला देखेंगे जैवीय प्रदूषक कौन से हैं। वायरस और परागकण इत्यादि जैवीय प्रदूषक हैं। पेयजल के प्रमुख गुणों एवं विशेषताओं कौन सी होनी चाहिए। तो पेयजल की मतलब जो पीने वाले योग्य है उस पानी की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। पेयजल स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए, स्वादहीन होना चाहिए। तो इसका और क्या गुण है। इसका तापमान सामान्य तापमान कितना होना चाहिए, 4 से 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जल न तो बहुत ज़्यादा मृदु होना चाहिए और न ही कठोर होना चाहिए। यह रासायनिक तत्वों से परिपूर्ण होना चाहिए किंतु रासायनिक जीवाणुओं और विषाणुओं से मुक्त होना चाहिए। ये पेयजल की क्वालिटीज होनी चाहिए। अगला हम देखेंगे जल को अशुद्ध करने की, उल्टा प्रसारण करने की विधि क्या है। आरओ, रिवर्स ओस्मोसिस। आरओ की फुल फॉर्म है रिवर्स ओस्मोसिस। तो जल को शुद्ध करने की, उल्टा प्रसारण करने की विधि क्या है, तो उसके बारे में जानेंगे। वर्तमान में पेयजल उपलब्ध कराने की एक सर्वोत्तम विधि है। इस विधि के अंतर्गत घोल पर दबाव पैदा किया जाता है। इस घोल का जल सांद्रता के विरुद्ध प्रसारण करने लगता है। जल के विरुद्ध की इस विधि में ऊर्जा की अधिकता की आवश्यकता पड़ती है और रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है, जिससे जल का साफ होना होता है। रेड टाइड से आप क्या समझते हैं। सीपेज में पाए जाने वाले पोषक तत्व कार्बनिक पदार्थ जब तटीय पानी में मिलते हैं तो क्या करते हैं, डाइनोफैलेजेट तेजी से बढ़ते हैं। इससे क्या होगा, ब्लूम बनता है, डाइनोफैलेजेट बनता है और ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक तत्वों को छोड़ते हैं और इसकी बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो जाती है। तो रेड टाइड क्या हो गया, ये हमने देख लिया है। अगला देखेंगे कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि भारी धातुओं से हुए प्रदूषित जल का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मतलब जो भारी धातु है उससे जो जल प्रदूषित होता है उसके मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारी धातुएं और स्वास्थ्य पर प्रभाव देखेंगे। कैडमियम होगा, ये औद्योगिक कचरा है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अतिसार, वृद्धि रुक जानी, हड्डी का कमजोर हो जाना, वृक्क क्षतिग्रस्त होना, यकृत शिरा दुर्घटनाग्रस्त होना, स्नायुक्त किस्ती होना, रक्तलपता होना, जस्ता, उल्टी आना, गुर्दा एवं शिराएं नष्ट हो जाती हैं। तांबा, बोरियम, सीसा, आर्सेनिक ये इनके शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं इन प्रदूषकों के कारण। क्रोमियम कैंसर एवं आहार तंत्र में घाव, सिलिका, कोबाल्ट ये इनके मुख्य प्रदूषक हैं और इनके कारण पड़ने वाले शरीर पर प्रभाव। ध्वनि मापन के विभिन्न स्तरों का उल्लेख कीजिए। तो ध्वनि मापन किसमें की जाती है, डेसिबल में की जाती है, जिसका डिनोट किया जाता है डीबी से। तो 0 डीबी पूर्ण शक्ति पाई जाती है। 10 गुना वृद्धि पर ध्वनि का स्तर क्या हो जाता है, 10 डीबी। 100 गुना वृद्धि करने पर ध्वनि का स्तर हो जाता है 20 डीबी। अब 1000 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डीबी। और उसके क्या है, 10,000 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 डीबी। तथा 1,00,000 गुना करने पर 50 डीबी क्या है, ध्वनि का मापन हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि प्रदूषण की मात्रा पर निर्धारण कितना तय किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो हम नोट कर लीजिएगा ध्वनि प्रदूषण को। साधारण क्षेत्रों में दिन के समय ध्वनि का स्तर 55 डीबी होना चाहिए, रात के समय 45 डीबी होना चाहिए। और कारखाना क्षेत्रों में यह दिन 75 डीबी और रात में 70 डीबी। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, न्याय परिसरों में को शांत क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों की ध्वनि का स्तर भी 60 डीबी से अधिक नहीं होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तावित ध्वनि के विभिन्न स्तरों को प्रभाव को बताइए। जो 20 से 50 डीबी है वाचन अक्षमता एवं चिड़चिड़ाहट, और जो 50 to 90 डीबी है उसमें क्या है, कम सुनाई देना। 90 to 115 डीबी है आंशिक बहरापन, तंत्रिक का बेचैनी आ जाती है। 115 डीबी से अधिक क्या है, स्थायी बहरापन आ जाता है इंसान में। ध्वनि प्रदूषक की अधिकृत जो अधिकतर है वह स्वीकृत सीमा क्या होनी चाहिए। अस्पताल का वार्ड 20 से 30, सोने का कमरा है 25 से 30, संगीत कक्ष 20-25, कक्षा 20-25 से 30, सभा कक्ष 30-35, रहने का कमरा 40-45, टाइपिंग सेंटर में 50 से 60, कार्यालय 30 से 45 डीबी होना इसका मतलब अधिकृत स्वीकृत सीमा है। भारतीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित ध्वनि मापदंडों का विवरण किया है। तो मतलब औद्योगिक क्षेत्रों में दिन के समय दिया है 6 बजे से लेके रात्रि के 9 बजे तक, और रात के 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण का बताया है। औद्योगिक क्षेत्र में 75 और रात के समय 65 से 70। व्यवसायिक क्षेत्र में दिन के समय 65, रात के समय 55 से 50 से 55। आवासीय क्षेत्र में 55 से 45, औद्योगिक क्षेत्र में 50 से 40। प्रदूषक के प्रकार के आधार पर जल प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो भौतिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, जैविक प्रदूषण। जल स्रोतों के आधार पर जल के प्रदूषक
के प्रकार बताइए। तो धरातलीय जल प्रदूषक, भूमिगत जल प्रदूषक, समुद्री जल प्रदूषक। सिल्टेशन से मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? निक्षेपण की प्रक्रिया में सिल्ट मछलियों के गिल्स में भर जाती हैं, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। तो ये सिल्टेशन के कारण मछलियाँ मर जाती हैं। ताप प्रदूषक क्या होता है? मानव द्वारा संचालित क्रियाओं के कारण प्रदूषक के तापमान में हुई वृद्धि को ताप प्रदूषक कहा जाता है। मृदा प्रदूषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मिट्टी में कुछ तत्वों या कारकों का हटना या मिलना जो मिट्टी की उर्वरता, पौधों में भूमि की गुणवत्ता को घटाता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? जलकुंभी को। पारे से दूषित जल के सेवन करने से कौन सा तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। उर्वरकों के रसायन झीलों व तालाबों में पहुंचकर कौन सी समस्या उत्पन्न करते हैं? शैवालों की वृद्धि करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को किस इकाई से मापा जाता है? मैंने बताया था, डेसिबल में मापा जाता है। नाभिक की प्रक्रियाओं में काम आने वाले रेडियोधर्मी तत्वों का नाम बताइए। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, कोबाल्ट, स्ट्रोनीशियम आदि रेडियोधर्मी तत्व हैं जो नाभिक की प्रक्रियाओं में काम आते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों के विकिरण को किस इकाई में मापते हैं? सीवर्ट नामक इकाई में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आ सकता है। रेडियोधर्मी तत्वों के विकिरण को किस इकाई में मापते हैं? सीवर्ट नामक इकाई में मापते हैं। किस रेडियोधर्मी तत्वों के विकिरण से उपजाऊ मृदा नष्ट होती है? स्ट्रोनीशियम तत्व से मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो नष्ट होती है। समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक मृत्यु प्रदूषण किस स्रोत से होती है? समुद्री जल के तैलीय प्रदूषण से। महानगरों को तापीय द्वीप क्यों कहा जाता है? वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण उत्पन्न गर्मी के कारण क्या है? महानगरों को तापीय द्वीप कहा जाता है। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आगे मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। असाइनमेंट के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें और इग्नो के सोल्ड असाइनमेंट प्राप्त करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।